नमस्कार दोस्तों, कनेक्टिंग डॉट्स बैन अकेडमी देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मुंबई अंडरवर्ल्ड के इतिहास का या यूँ कहें मुंबई पुलिस के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन, सबसे बड़ा एनकाउंटर जिसे कहा जाए, 5 लोगों को मारने के लिए यानी कि 5 गैंगस्टर्स को मारने के लिए करीबन 150 से ज़्यादा पुलिस वाले पहुँचे, 1000 से ज़्यादा राउंड फायर किए गए, गोलियाँ चलाई गई और करीबन 3.5 घंटे तक ये जो पूरा एनकाउंटर था वो चला था। आप लोग इस एनकाउंटर को जानते हैं शूट आउट एट लोखंडवाला के नाम से। और आज इसी पूरे एनकाउंटर की सारी कड़ियाँ जो हैं वो खोलने वाले हैं, आपके सामने बताने वाले हैं कि आखिर कौन लोग थे जिनका एनकाउंटर किया गया, किया कैसे गया, और इस एनकाउंटर के बाद में मुंबई पुलिस के ऊपर क्यों सवाल खड़े हुए इतने बड़े एनकाउंटर के बाद। और दूसरी चीज़, जब 5 लोगों को मारने के लिए गए थे तो बॉडीज़ जो मिली बाद में वो 7 कैसे थी, 2 बॉडी और किसकी थी, कैसे इसकी प्लानिंग की गई, ये वो बातें हैं जो कि काफ़ी कम जगह अवेलेबल हैं। और ये सारी रिसर्च आपके लिए हम ये सारा कंटेंट जो है वो लेकर आए हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो शुरुआत करते हैं मुंबई अंडरवर्ल्ड से। मुंबई अंडरवर्ल्ड को समझ लीजिए 2 फेजेज़ में बटा हुआ था मुंबई अंडरवर्ल्ड। एक पहला उसका जो टाइम पीरियड आया, जो फेज़ आया, वो था 60s से मिड 80s तक का, जिसमें आपने गैंगस्टर्स को, डॉन्स को देखा, जो जिनको कहा जाता है कि जो फाउंडर रहे मुंबई अंडरवर्ल्ड के, हाजी मस्तान, वरदराजन मुदालियर, करीम लाला और इस तरह के जो लोग थे वहाँ पे। लेकिन जो सेकेंड फेज़ आया, जिसको कहा जाता है कि 1982 से लेके जो 95 तक चला, 97 तक भी चला, लेट 90s तक, ये जो फेज़ था ये सेकंड फेज़ था और सबसे ज़्यादा मोस्ट डेडलीस्ट फेज़ माना जाता है। मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा ब्लड शेड हुआ मुंबई की सड़कों पर, ये वो फेज़ था जो सेकंड फेज़ था मुंबई अंडरवर्ल्ड का। इस दौरान काफ़ी सारे जो नए नए गैंगस्टर जिनके आज आप नाम सुनते हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम दाऊद इब्राहिम कास्कर का है, उसके बाद मन्या सुरवे का आप नाम सुनते हैं, अनीस इब्राहिम, छोटा शकील, छोटा राजन और अरुण गौली, और इसके अलावा माया डोलस ये जो शख्स है, इसके बारे में आज आपको ये पूरा जो शूट आउट एट लोखंडवाला जो एनकाउंटर हुआ था वो होने वाला है। तो अब ये जो सेकंड फेज़ था, इसमें क्राइम बढ़ रहा था, लगातार क्राइम बढ़ा, गैंग वॉर्स भी बढ़े, गैंग वॉर पहली बार होना शुरू हुआ। मुंबई का पहला एनकाउंटर भी इसी फेज़ में हुआ जो सेकंड फेज़ था। और साथ ही साथ में इन सारे गैंगस्टर्स को एलिमिनेट करने के लिए, इनको ख़त्म करने के लिए जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होते थे उनका भी उदय यहाँ से होना शुरू हुआ। काफ़ी सारे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होते हैं, किसी ने 100 एनकाउंटर किए हुए थे, किसी ने 150 एनकाउंटर तक किए हुए थे। तो इस तरह की उन पुलिस ऑफिसर्स के बीच में भी रेस लगी होती थी और काफ़ी सारे नाम ऐसे निकल के सामने आते हैं बड़े बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के। कुल मिलाकर ये मान लीजिए कि मुंबई की सड़कों पर ब्लड शेड था, हर तरफ हर अगले दिन सड़कों पर खून दिखाई देता था और गैंग वॉर थे, एनकाउंटर थे, ये सब चलते रहते थे। जितने भी गैंगस्टर्स थे उनके काफ़ी सारे अलग अलग धंधे हुआ करते थे, लेकिन उनमें से जो कुछ फिक्स धंधे थे उसमें से 2-3 ऐसे थे जिसमें एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग और प्रोटेक्शन मनी मांगना। प्रोटेक्शन मनी लेके करोड़ों के जो बिजनेसमैन हैं उनसे प्रोटेक्शन मनी लेना, ना दें तो उनका मर्डर कर देना। और साथ में ये वो समय था जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो थी, जो बिल्डर्स थे, वो काफ़ी सारे मुंबई में आ चुके थे। अपना कंस्ट्रक्शन वर्क, रियल एस्टेट का धंधा जो था वो चल रहा था, बहुत तेज़ी से उसको बढ़ाया जा रहा था। और इस बीच में ये भी बताते हैं कि ये जितना भी कंस्ट्रक्शन बिज़नेस था, इसमें ज़्यादातर पैसा जो था वो ब्लैक मनी होता था, काली कमाई का होता था। फिल्म इंडस्ट्री भी एक तरफ मुंबई में ही अपना पनप रही थी, तेज़ी से बढ़ रही थी आगे, और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता था। ये सारा जो बताया जाता है कि काफ़ी काली कमाई का जो पैसा था, इस पर इन गैंगस्टर्स की नज़र पड़ती गई जो सेकेंड फेज़ के गैंगस्टर्स थे। और ये नज़र इस तरह से पड़ी कि इन लोगों ने प्रोटेक्शन मनी मांगना शुरू किया, इन लोगों से अपना पैसा लगाना शुरू किया कंस्ट्रक्शन बिजनेस में, फिल्म्स में, और इसके साथ ही जो भी कुछ आनाकानी, जो भी कहीं कुछ इनके अकॉर्डिंगली नहीं चलता था तो वहाँ पे मर्डर किए जाते थे लोगों के। काफ़ी सारे लोगों की सुपारी लेके उनको मार दिया जाता था। काफ़ी सारे ब्लड शेड मुंबई की सड़कों पर लगातार चल रहा था। तो अब यहाँ पे मुंबई के इसी पैटर्न को देखते हुए इन सारे जो गैंगस्टर्स थे, जो ये सारे गैंग्स थे, इनके जो लीडर हुआ करते थे, जिनको अंडरवर्ल्ड डॉन भी कहा जाता है काफ़ी सारे, तो ये जो गैंग लीडर्स थे, इनको मर्डर करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए, सुपारी किसी की लेने के लिए शार्प शूटर्स की ज़रूरत पड़ती थी। शार्प शूटर्स जो थे उस समय पर मुंबई में काफ़ी सारे ऑलरेडी थे, लेकिन वो दौर था जब मुंबई अंडरवर्ल्ड का क्रेज़ जो था वो पूरे देश भर में फैल रहा था। इसको आप क्रेज़ इस तरह से कहेंगे क्योंकि लगातार जो एक पावर का, एक पैसे का जो नशा है, वो यूथ कई सारे ऐसा था जो उस तरफ डाइवर्ट हो रहा था। और ये बताया भी जाता है कि उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, नॉर्थ ईस्ट से काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो कि आके मुंबई अंडरवर्ल्ड में शामिल होते गए। कई शार्प शूटर ऐसे थे जिन्होंने जाके खुद से किसी गैंग को ज्वाइन कर लिया, किसी बड़े डॉन के साथ, या कुछ ऐसे बड़े डॉन थे, बड़े ऐसे गैंग थे जिन्होंने कहीं से हैंड पिक किया बाकी लोगों को, कुछ ऐसे डॉन्स को, कुछ ऐसे शार्प शूटर्स को। इन्हीं शार्प शूटर में 5 ऐसे लड़के हुआ करते थे जो कि बड़े गैंगस्टर बनने की चाह रखने के लिए मुंबई में उनका आना हुआ था। और मुंबई के आसपास से कुछ लोग रहते थे, लेकिन बाकी लोग बाहर से भी आए हुए थे। इनमें नाम थे इन लड़कों के माया डोलस, दिलीप बुआ,
अनिल पवार, राजू पुजारी और अशोक नतकर्णी। ये जो 5 लड़के थे, इन सबको अलग अलग गैंग पहले इन्होंने ज्वाइन किया, उसके बाद में फाइनली जाके ये लोग एक गैंग में शामिल होते हैं जो कि था दाऊद इब्राहिम गैंग। ये दाऊद के लिए काम करने लगे थे। और ख़ास करके ये जो एरियाज़ थे, अंधेरी, बांद्रा, खार, तो यहाँ पे जितने बिल्डर्स हुआ करते थे, कंस्ट्रक्शन बिजनेसेस जो अपने चलाते थे, यहाँ इन लोगों ने अपना इस तरह का एक होल्ड बना लिया था इन 5 लड़कों ने कि इनका एक गैंग हो चुका था जिसको माया डोलस गैंग नाम से जानते थे लोग। और ये यहाँ पे सारे बिल्डर्स का सबसे बड़ा गैंग बन चुका था, जहाँ पे इनसे वसूली करना बिल्डर से, कंस्ट्रक्शन बिजनेसेस से, और दाऊद के लिए पूरा काम करते थे। लेकिन अब सवाल आता है कि सडनली ये लोग दाऊद के कांटेक्ट में कैसे आ गए, दाऊद के साथ इनका मिलना कैसे हुआ। तो इसके लिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले दिलीप बुआ से, जो 2 मेन कैरेक्टर रहे इस पूरे माया डोलस गैंग के, उनके बारे में बात करेंगे। दिलीप बुआ के बारे में बताया जाता है एक बहुत ही कोल्ड हार्टेड पर्सन, मतलब एक बहुत ही ऐसा व्यक्ति जिसको खून किसी का करने से पहले सोचना नहीं पड़ता था। बहुत ही कोल्ड ब्लडेड गैंगस्टर था वो। बताया जाता है उसका अटेंशन, उसका फोकस इस तरह का था कि जब वो ट्रिगर दबाता था तो उसका वो फोकस कोई भी तोड़ नहीं सकता था। वो गोली सीधा जाके निशाने पे लगती थी। बहुत ही एग्जैक्ट, बहुत ही शार्प, प्रॉपर शार्प शूटर जो था वो डी कंपनी का माना जाता था। ये भी कहा जाता है, कुछ लोग ये भी बताते हैं कि छोटा राजन का मेंटोर था, उसको उसने काफ़ी सिखाया था। और छोटा राजन जो था वो बहुत ज़्यादा मानता था दिलीप बुआ को। और ये भी कहते हैं कुछ लोग तो कि अभी तक की डी कंपनी का बेस्ट शार्प शूटर था, उसके जैसा कोई दोबारा दूसरा हुआ ही नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सिर्फ एक ज़रूरी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए है। देखिए, अगर आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस अफसर बनना चाहते हैं, उन बड़े पदों तक पहुंचना चाहते हैं, तो अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, ऑफलाइन भी अवेलेबल है। ऑफलाइन सेंटर्स दिल्ली के मुखर्जी नगर, करोल बाग में है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के सिविल लाइन्स में अवेलेबल है। और इन सारे सेंटर्स पर न्यू बैचेस जो हैं वो शुरू होने वाले हैं। इनके लिए आपको जल्दी से जल्दी एनरोल भी कर लेना चाहिए। और आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। देखिए, करोल बाग में जो सेंटर है वहाँ पे 23 सितंबर से इंग्लिश बैचेस जो हैं वो शुरू होने वाले हैं। मुखर्जी नगर सेंटर पे 2 सितंबर, 9 सितंबर और 19 सितंबर से बैचेस जो हैं वो शुरू होने वाले हैं। सारे हिंदी मीडियम बैचेस हैं। और प्रयागराज में यानी कि सिविल लाइन्स में उत्तर प्रदेश के अंदर 5th, 16th और 17 सितंबर से नए बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं आप लोगों के लिए, जहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में बैचेस अवेलेबल हो जाते हैं। भारत के टॉप फैकल्टीज़ के साथ में आपको यहाँ पढ़ने का मौका मिलता है अनअकैडमी के साथ, इन ऑफलाइन सेंटर्स पर। तो जल्दी से जल्दी आपको इनको ज्वाइन करना है। अब एक बार आपको एडवांटेजेस भी बता देते हैं जो आपको मिलने वाले हैं इन सारे बैचेस के अंदर जब आप एनरोल करते हैं। तो देखिए, सीसैट और ऐसे राइटिंग की आपको क्लासेस मिल जाती हैं। 360 डिग्री करंट अफेयर्स का कवरेज मिल जाता है मंथली मैगजीन्स के साथ में। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिल जाता है जीएस का। साथ ही साथ रेगुलर इंटरेक्शन मिल जाता है आपके फैकल्टीज़ के साथ में, टॉप फैकल्टीज़ के साथ भारत के। आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिल जाती है डाउट सॉल्विंग सेशंस के साथ में। और साथ ही साथ 40+ सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट मिल जाते हैं प्री एंड मेन एग्जाम के। तो अब यहाँ पे आपको बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यकीन मानिए अपनी तैयारी की तरफ एक बहुत बड़ा, एक मजबूत कदम उठाने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे आप जैसे अपनी डिटेल फिल करेंगे, आप एनरोल डायरेक्टली भी कर सकते हैं और साथ ही साथ ऑफलाइन सेंटर पर वॉक इन भी कर सकते हैं। तो आप देर मत करिए, क्योंकि आपका ये जो सपना है इसको पाने के लिए सिर्फ इस एक कदम की दूरी आपको तय करनी है। और जल्दी से जल्दी जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस लिंक पर क्लिक कर देना है। अपनी तैयारी को मजबूत बनाएंगे और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। दिलीप बुआ जो था बहुत ही कुख्यात था, खतरनाक था और ब्रूटल माना जाता था। घाटकोपर का रहने वाला था, कांजूरमार्ग के, घाटकोपर के कांजूरमार्ग का, और वहाँ से आता था। अब इसकी एंट्री कैसे हुई डी कंपनी में कि दिलीप बुआ ने एक गैंग को ज्वाइन किया था, और ये गैंग था रमा नायक गैंग। सेंट्रल मुंबई के अंदर एक रमा नायक गैंग चलता था। रमा नायक जो था उसका लीडर था, और दिलीप बुआ रमा नायक का बॉडीगार्ड बन जाता है। जब नायक ने ये देखा कि ये एक बहुत ही प्रॉपर शार्प शूटर है और एक बहुत ही पावरफुल किस्म का इंसान बन सकता है, तो इसको अपना बॉडीगार्ड बना लिया था। और जब बॉडीगार्ड बनाया, ये जो गैंग था रमा नायक का, ये उस समय पे उन गैंग्स में से आता था। उसमें सबसे बड़ा गैंग था जिसमें दाऊद इब्राहिम जो है उसके साथ में, जिसका टसल भी चलता था। और दूसरी चीज़, दाऊद इब्राहिम के गैंग जितना बड़ा नाम इसका धीरे धीरे करके बनता जा रहा था। दाऊद ने यहाँ पे हमेशा से एक चीज़ अपनाई थी कि अपने जो भी कॉम्पिटिटर्स होंगे उनको एलिमिनेट किया जाएगा, उनको रास्ते से हटाया जाएगा। सेम यही चीज़ अपनाई जाती है रमा नायक गैंग के साथ में, और इसके लिए चुना जाता है दिलीप बुआ को, यानी कि रमा नायक के खुद के बॉडीगार्ड को। इसको चुना इस तरह से जाता है कि एक तो डी कंपनी भी चाहती थी कि दिलीप बुआ कंपनी के लिए काम करे, और दूसरी चीज़ ये भी कही जाती है कि दिलीप बुआ भी ये चाहता था कि वो रमा नायक का गैंग छोड़ के किसी बड़े गैंग में जाए। उस समय पे सबसे बड़ा गैंग था वो डी कंपनी गैंग था, दाऊद का गैंग था। तो यहाँ पे जाया जाए तो इसको 2 तरह की चीज़ें बताई गई थी कि एक तो आपको डायरेक्ट डी कंपनी में एंट्री मिलेगी, और दूसरा बहुत सारा पैसा मिलेगा, और तुम्हें उसके एवज में रमा नायक को ख़त्म करना है। और दिलीप बुआ ने इसी तरह की बात की थी। उसने कुछ इसी तरह का किया था कि उसने चेंबूर इलाके में, चेंबूर में रमा नायक को सरेआम सबके सामने गोली मार दी थी, और इसी के साथ में रमा नायक गैंग जो था वो भी बहुत जल्दी ख़त्म हो चुका था। अब यहाँ से दिलीप बुआ आ गया डी कंपनी के अंदर।
माया डोलस की बात करें तो माया डोलस के बारे में कहा जाता है कि एक बहुत ही ऐसा फ्लैम्बॉयंट किस्म का एक आदमी था, इस तरह का आदमी था जो कि बहुत ही अय्याश था। शो ऑफ करना उसे बहुत ज़्यादा पसंद था, पब्लिक में लोगों को डराना धमकाना, बिना बात के किसी को मारना, हवाई फायर करना, और बताते हैं कि बात करने में बहुत ही बदतमीज़ किस्म का आदमी था, गालियाँ देना लगातार, बहुत ज़्यादा गालियाँ भी देता था। तो ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं माया डोलस के बारे में। लेकिन माया डोलस उस समय पे अरुण गौली के साथ काम कर रहा था। अरुण गौली के साथ लंबे समय से काम करता है। उसका एक गैंग था, अरुण गौली का जो राइवल गैंग भी माना जाता था उस समय पर, जिसका नाम था अमर नायक गैंग। अब ये जो अमर नायक गैंग था, इन दोनों गैंग्स के बीच में, अरुण गौली और अमर नायक गैंग के बीच में टसल चलता था। माया डोलस से ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। लेकिन जब इन दोनों गैंग का समझौता हुआ तो अमर नायक ने ये कहा था अरुण गौली से कि समझौता हम कर लेते हैं, लेकिन ये जो शख्स है, ये जो गैंगस्टर तुम्हारे साथ में है माया डोलस, हमें बस ये चाहिए, हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि इसने हमें बहुत परेशान किया है। और ये बात अरुण गौली गैंग मान जाता है। जब इस बात की भनक पड़ती है माया डोलस को, तो ये यहाँ से वो उस दिन की बात है जब ये फाइनली अरुण गौली का गैंग छोड़ के सीधा डी कंपनी में चला जाता है। और डी कंपनी में भी लोगों ने इसको वेलकम कर लिया क्योंकि पहले से जानते थे, बहुत ही ज़्यादा सनकी किस्म का शख्स था, शार्प शूटर था और काम करने से पहले सोचता नहीं था। तो यहाँ से माया डोलस की डी कंपनी में एंट्री हुई। लेकिन सबसे पहले एंट्री इन पाँचों में दिलीप बुआ की हुई थी डी कंपनी के अंदर। अब ये दिलीप बुआ से यहाँ पे जाके डी कंपनी में मिल जाता है। इन दोनों की एक जोड़ी बन जाती है। जो शार्प शूटर्स होते हैं, मोस्टली आपने देखा होगा अलग अलग केसेस में जोड़ियों में काम कराया जाता है इनसे। ये कभी भी एक नहीं होता, ये दो लोग ऐसे होते हैं जिनको साथ में रख के इनको जोड़ियों में इनके साथ काम कराया जाता है। तो ये दोनों जो थे वो डी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं। अब इस टाइम, ये टाइम आप एक तरह से समझिए कि ये 87 और 88 की बात होगी, क्योंकि ये वो समय था 86 के एंड में जब दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन मुंबई छोड़ के हमेशा के लिए दुबई चले गए थे। ये लोग यहाँ दुबई पहुँच चुके थे और वहीं से अपना सारा काम चलाते थे। लेकिन मुंबई इन्होंने दे दिया इस गैंग को, यानी कि माया डोलस गैंग को। ये जो 5 लड़के थे उनमें से 2 के बारे में हमने आपको बता दिया है, क्योंकि वही 2 जो टॉप कैरेक्टर्स थे इस पूरे गैंग के, जो गैंगस्टर्स थे वो थे। साल 1988 की बात बताई जाती है। इस समय तक जब दुबई चला गया था दाऊद इब्राहिम, उस समय पे मुंबई में उसका कोई भी राइवल गैंग ऐसा कुछ बचा नहीं था, क्योंकि सभी को उसने ख़त्म करवा दिया था। एक अकेला अशोक जोशी गैंग बचा था, तो उसको भी पहले माया डोलस और दिलीप बुआ को काम दिया उसने ख़त्म करने का। ये लोग नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद में पनवेल हाईवे पर उसने छोटा राजन को ये काम देकर उसने फिर एक बहुत ही बड़ा प्लॉट जो प्लानिंग थी वो बनाई थी। उसके बाद में अशोक जोशी गैंग को ही पनवेल हाईवे पे मार दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। तो अब अकेला एक गैंग था जो कि पूरी मुंबई पे अपना काम करता था, बिजनेस चलाता था। अपना गैंगस्टर्स जो थे उसके सबसे एक्सटॉर्शन करते थे। क्राइम सिंडिकेट जो था वो सिर्फ डी कंपनी का चलता था, दाऊद इब्राहिम का चलता था। लेकिन यहाँ से दाऊद और माया डोलस के बीच में अब दूरियाँ कैसे आना शुरू हुई, आप वो देखिए। माया डोलस के काम करने का तरीका बहुत ही अलग था। इस तरह का था कि वो अड़ियल था दिमाग से, किसी से दब के काम नहीं कर सकता था, कभी किसी की सुनता नहीं था। साथ में उसको दिलीप बुआ का साथ मिल चुका था, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल था, बेस्ट शार्प शूटर था डी कंपनी का। तो यहाँ इन दोनों का एक तरह से दाऊद इब्राहिम से ऊपर उठने का मन भी होने लगा था। और दूसरी चीज़, ये चाहते भी नहीं थे कि हम ज़्यादा दिन तक अब डी कंपनी में काम करें, क्यों ना हम अपना ही गैंग बना लें। ये इनके दिमाग में आ चुका था। और ये इस तरह से आया था कि बताया जाता है कि 1990 का ये जो समय आ गया, 2 साल के अंदर ही दाऊद इब्राहिम भी इनके काम करने के तरीके से परेशान हो गया था, क्योंकि ये उसके ऑर्डर्स बिल्कुल मानना इन्होंने बंद कर दिया था। एक किस्सा यहाँ पे सामने आता है कि बांद्रा में एक पंजाबी बिल्डर हुआ करते थे, और ये जो बिल्डर थे उनको बार बार यहाँ से माया डोलस का गैंग फ़ोन कर रहा था। कभी दिलीप बुआ फ़ोन करता था, कभी गैंग के बाकी लोग फ़ोन करते थे। जब ये फ़ोन वहाँ पे जाते थे लगातार, तो उन पंजाबी बिल्डर जो थे उन्होंने पुलिस को भी कांटेक्ट किया, उनको बताया कि भाई मुझे बचाइए इन लोगों से, ये मुझे परेशान करते हैं। किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। फिर उन्होंने दाऊद इब्राहिम का कॉन्टैक्ट निकाला दुबई में, और दुबई के उस कॉन्टैक्ट से दाऊद से बात करने के बाद में उन्होंने डायरेक्टली ये कहा उस बिल्डर ने दाऊद से कि आपको जितना पैसा चाहिए, जो कुछ चाहिए, आप मुझसे डायरेक्ट डील कर लिए, आप मुझसे डायरेक्ट डीलिंग करिए, मैं इन लोगों से बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ये बात भी अच्छे से नहीं करते, बुरी तरह बात करते हैं। दूसरी चीज़, लगातार मुझे परेशान कर रहे हैं। तो इस फ़ोन कॉल के बाद में डायरेक्ट डीलिंग जब उसकी दाऊद इब्राहिम से हो गई, उस बिल्डर की, पंजाबी बिल्डर की, तो यहाँ पे माया डोलस को दाऊद इब्राहिम ने साइडलाइन कर दिया। उसे फ़ोन करके कहा जाता है कि बीच में अब तुम मत आओ, और इस चीज़ को जो है हम लोग डायरेक्टली डील कर रहे हैं, और तुम्हें इसमें पढ़ने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। माया डोलस को ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लग चुकी थी। उसे लगा कि यहाँ पे हम ये, क्योंकि पहले भी कई बार हो चुका है, कई सारे ऐसे ज्वेलरी के व्यापारी पहले हुआ करते हैं जिनको ये लोग एक्सटॉर्शन के लिए कॉल करते थे, प्रोटेक्शन मनी के लिए कॉल करते थे, लेकिन बाद में दाऊद इब्राहिम के फ़ोन से ये सारे जो काम था वो ठप हो जाता था, ख़त्म हो जाता था। तो वो इन लोगों को डायरेक्टली डील नहीं करने देता था। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये हुई कि इस बार जब ये चीज़ हुई तो माया डोलस का ये था कि 2-3 महीने की मेहनत लगती है, अलग अलग जगह से अलग अलग बूथ पे जाके फ़ोन करते हैं लड़के, कभी कहीं से फ़ोन करते हैं, कभी कहीं से फ़ोन करते हैं। इसके बाद में जब ये सब प्रोसेस पूरा हो जाता है, जब सामने वाला पैसे देने को तैयार हो जाता है, तब जाके आप हमारी पूरी डील ख़राब कर देते हैं।
तो ये इनका एक सिस्टम इस तरह से चलता है। ये बात माया डोलस को और दिलीप बुआ को, इसके पूरे गैंग को बुरी लगी और यहाँ से इन लोगों ने मन बना लिया। और फाइनली मन क्या बना लिया, इन्होंने छोड़ ही दिया था कि अब हम दाऊद इब्राहिम के साथ या डी कंपनी के साथ काम नहीं करेंगे, अब हम खुद में इतने बड़े हो चुके हैं कि हम अपना गैंग चला सकते हैं। तो अब दिलीप बुआ, माया डोलस, इन लोगों ने अपना गैंग चलाना शुरू किया। दाऊद से अब हटकर अगर काम करना है तो प्रोटेक्शन भी चाहिए, मुंबई के अंदर रहकर काम करना है तो प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि दाऊद के बाकी लोग भी हैं, वहाँ से जान का खतरा हो सकता है। प्रोटेक्शन के लिए क्या चाहिए कि जिस एरिया में आप ऑपरेट कर रहे हो वहाँ पे जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे कुछ आपकी बातचीत होनी चाहिए, ठीक। तो ये जो माया डोलस गैंग था, इसने यही चीज़ अपनाई। इसने क्या किया कि जो DN नगर पुलिस स्टेशन है मुंबई का, वहाँ पे जाके, क्योंकि काफ़ी समय से बिल्डर्स के बीच में ये लोग काम करते थे, उनसे एक्सटॉर्शन मनी मांगते थे, तो काफ़ी सारे बिल्डर जो थे वो लोखंडवाला इलाके में यहाँ पे मौजूद थे। काफ़ी सारी नई बिल्डिंग भी बन रही थी लोखंडवाला में। तो यहीं पे इनमें से एक बिल्डिंग में इस पूरे गैंग के लोगों ने उनसे बात की, उन बिल्डर्स से, और एक बिल्डिंग में अपना एक फ्लैट लिया, वहाँ पे रहने लगे, क्योंकि ये कोई रेंट देने वाले इस किस्म के तो लोग थे नहीं। तो यहाँ पे जाके रहना शुरू करते हैं और साठगांठ कर ली DN नगर पुलिस स्टेशन से। इस तरह की बातें सामने आती हैं, बताई जाती हैं। अब जब ये सब चीज़ें यहाँ से शुरू होती हैं, इन्होंने यहाँ पे अपना काम एक बार दोबारा करना शुरू किया। लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स की जिस बिल्डिंग में ये रहते थे, उस बिल्डिंग का नाम था स्वाति बिल्डिंग, और यही स्वाति बिल्डिंग थी जहाँ पे जाके आगे ये एनकाउंटर जो था, शूट आउट एट लोखंडवाला, जिसको आप जानते हैं, वो यहाँ पे हुआ। ये बिल्डिंग के बारे में एक और खबर बताई जाती है, एक और जो इन्फॉर्मेशन सामने आती है वो ये है कि ये बिल्डिंग जो थी वो उस समय का एक क्रिमिनल हुआ करता था, गोपाल रजवानी, ये उसकी बिल्डिंग थी। उल्लासनगर का एक क्रिमिनल था ये, उसका ये बिल्डिंग, ये फ्लैट हुआ करता था और जिसमें ये लोग रहते थे, और काफ़ी बड़े क्राइम लगातार करने लगे थे। मुंबई पुलिस अब इनसे परेशान हो चुकी थी। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि मुंबई पुलिस अभी तक परेशान हो भी चुकी है, दाऊद इब्राहिम भी अब परेशान है इन लोगों से। इसके बाद ही सडनली यहाँ पे ATS को फॉर्म किया जाता है और उसके बाद इन लोगों को मारने का प्लान बनाना शुरू किया जाता है। तो उस वक्त मुंबई नॉर्थ के एडिशनल CP होते थे AA खान, यानी आफ्ताब अहमद खान। IPS ऑफिसर थे 1963 महाराष्ट्र कैडर के, और काफ़ी काबिल, काफ़ी शानदार पुलिस ऑफिसर थे। इस समय पे ATS को इन्होंने फॉर्म किया 1990 में, क्योंकि इन लोगों से काफ़ी ज़्यादा परेशान सभी लोग हो चुके थे और जनता बहुत ज़्यादा परेशान थी। मुंबई में आए दिन क्राइम हो रहे थे, एक्सटॉर्शन मनी, प्रोटेक्शन मनी मांगते थे। तो 1990 में पहली बार ATS को एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को बनाया जाता है, और ये पूरा आइडिया आफ्ताब अहमद खान साहब का ही था। बताया ये जाता है कि लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट की जो SWAT टीम थी, SWAT, उस टीम से उन्होंने ये आइडिया लिया था कि इस तरह की एक टीम मुंबई के अंदर होनी चाहिए जो इन गैंगस्टर्स को ख़त्म कर पाए। तो वहाँ से आइडिया लेकर टीम बनाई जाती है, और ये भी कहा जाता है कि ये सिर्फ इसी एनकाउंटर के लिए स्पेशली ATS को सबसे पहली बार बनाया गया था 1990 में। तो अब यहाँ ATS बन जाती है, लेकिन ATS के बारे में इन गैंगस्टर्स में से किसी को भी कुछ पता नहीं था। इन्हें ये नहीं पता था कि ये एक नई टीम बनी है पुलिस की, जो कि हमारे खात्मे के लिए ही यहाँ पर सामने आई है। अब पुलिस ने यहाँ से प्लानिंग शुरू की। प्लानिंग करनी थी, उसके पहले ये भी पता करना था कि ये लोग रहते कहाँ हैं, इनका मूवमेंट क्या है, क्योंकि आए दिन जगह बदलते रहते थे। और दूसरी चीज़, पता नहीं लगता था, फ़ोन ट्रेसिंग करने के उतने ज़्यादा तमाम टेक्नोलॉजी आगे नहीं बढ़ चुकी थी कि उनको पकड़ लिया जाए फ़ोन प्रेस करके। लेकिन फिर भी फ़ोन टैपिंग शुरू की जाती है, फ़ोन टैपिंग की जाती है, फ़ोन ट्रेस किए जाते हैं, फिर एड्रेस निकाला जाता है। तो ये जो प्रोसेस था इस तरह से चला कि फाइनली स्वाति बिल्डिंग का पता चल चुका था। स्वाति बिल्डिंग का पता चला, पुलिस की एक टीम वहाँ पर जाती है, लेकिन जिस फ्लैट पर ये टीम गई थी वो 3rd फ्लोर का फ्लैट था। उस फ्लैट पे जब जाके देखा एक टीम ने, तो वहाँ पे कोई था ही नहीं, ताला लगा हुआ था। ताला क्या लगा था, लोगों ने बताया कि यहाँ तो कोई भी नहीं रहता है। लेकिन जब दोबारा जाना हुआ, एक बार जब जाके फिर से रेकी की उस एरिया की, क्योंकि ये पता था कि मूवमेंट यहीं से हो रहा है, फ़ोन जो है वो यहीं से किए जा रहे हैं, इसी बिल्डिंग से, और फ्लैट ये बताया जा रहा है। लेकिन जब देखा गया तो फ़ोन लाइन जो थी वो 3rd फ्लोर से निकल कर नीचे बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में एक फ्लैट था, वहाँ पर जाके कनेक्ट हो रही थी। अब काफ़ी दिन सर्विलांस किया गया। सर्विलांस करने के बाद में एक टिप मिलती है, और ये टिप इस तरह की थी कि 16 नवंबर का जो दिन आने वाला है, उस दिन यहाँ पे ये लोग आने वाले हैं, और ये 5 लोग नहीं, यहाँ पे 7 लोग आने वाले हैं। ये टिप यहाँ पे मिली। इसी के चलते ऑपरेशन की प्लानिंग शुरू हो जाती है। अब फाइनल प्लानिंग करनी थी, काफ़ी कम दिन बचे भी थे। प्लानिंग के लिए मुंबई के सेंटा क्रूज़ में एक जिम खाना है, उस जगह को चुना जाता है, और ये जगह चुनी थी उस समय, यानी कि 15 नवंबर 1991 का ये दिन है, जब एनकाउंटर हुआ है उसके एक दिन पहले रात में। ये जगह चुनी थी सीनियर इंस्पेक्टर मुंबई पुलिस मोहम्मद कवी ने। मोहम्मद कवी इस पूरे प्लानिंग का बताया जाता है मास्टरमाइंड थे। उन्होंने प्रॉपर ये प्लानिंग की थी किस तरह से इन लोगों को मारना है, और कैसे इनका आइडेंटिटी किसी ने कभी देखा, ज़्यादा ऐसा था नहीं, तो कैसे इनको पकड़ा जाएगा, क्या होगा। तो ये पूरी प्लानिंग की, और इसके बाद में कुछ लोगों को इकट्ठा किया। एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की जाती है उस जिम खाने में, सेंटा क्रूज़ के, और वहाँ पर 4 आदमी आए थे इंस्पेक्टर कवी के साथ में। ये रात को वहाँ पर पहुँचते हैं इस जिम खाने में, 10:30 बजे करीबन यहाँ पहुँचे। 11:30 के आसपास जब पूरे जो क्लब के मेंबर्स थे और वर्कर्स थे, जब वो सब चले जाते हैं, जब पूरा जिम खाना खाली हो जाता है, क्लब खाली हो जाता है, वहाँ पे इसके बाद एक ऊपर हॉल में मीटिंग शुरू होती है।
उस मीटिंग में ये बताया जाता है कि एक आदमी आया था ऐसा जो अपना पहले तो सामने बात करने में बहुत ज़्यादा डर रहा था, खोलकर कुछ बता नहीं पा रहा था, लेकिन जब उसको कंफर्टेबल कर लिया गया, उससे कुछ चीज़ें उगलवाई गई, पूछी गई, तब जाके उसने धीरे धीरे करके स्वाति बिल्डिंग का एक बिल्डिंग का उसका नक्शा, उसका हुलिया, इन लोगों का ये सब बताना शुरू किया। और अपनी बातों में बीच बीच में बार बार वो स्वाति बिल्डिंग का नाम ले रहा था। तो जिन लोगों ने बताया है कि एक ऐसा शख्स था वहाँ पे, तो उन्होंने इसलिए बताया क्योंकि उन्होंने बार बार इस बिल्डिंग का नाम सुना था। किसी को नहीं पता था उस रात तक कि अगले दिन यहाँ पे क्या होने वाला है, जो कि मुंबई के इतिहास का, देश के इतिहास का एक सबसे बड़ा एनकाउंटर बन जाएगा। तो स्वाति बिल्डिंग का नाम वो आदमी बार बार ले रहा था। और ये बताते हैं कुछ लोग कि वो एक सिंधी शख्स था, सिंधी था। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि वो वही गोपाल रजवानी था जिसके फ्लैट में ये सारे के सारे रहते थे। तो उसी ने इनकी टिप दी है मुंबई पुलिस को। खैर, ये सब चीज़ें सामने आई, लेकिन यहाँ पे ये लोग रात भर रुके। रात के करीबन 2:30 बजे तक इनकी मीटिंग चलती है। और ये बताया जाता है कि सुबह 6 से 7 बजे ये लोग इस जिम खाना से, इस जगह से निकले थे। और इसके बाद सीधा यहाँ से निकल कर उस लोकेशन पे पहुँचने वाले थे जहाँ पे ऑपरेशन करना था, जहाँ पे एनकाउंटर करना था। अच्छा, अब यहाँ पे सुबह 10 इंस्पेक्टर की टीम पूरी बनाई जाती है, ऑपरेशन को शुरू किया जाता है। 16 नवंबर 1991 का ये दिन आ चुका था। सब 12:30 बजे करीबन सुबह, यानी दोपहर में 12:30 बजे लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स की स्वाति बिल्डिंग की घेराबंदी कर दी जाती है। अंदर ये सारे के सारे जो गैंगस्टर्स हैं वो आए हुए हैं, ये टिप मिली हुई है, इसकी घेराबंदी कर दी जाती है। एटीएस की 10 लोगों की जो टीम थी, उस जिसको इंस्पेक्टर कवि जो थे वो लीड कर रहे थे, ये सब यहाँ पे स्पॉट पे पहुँचते हैं। घेराबंदी शुरू हो चुकी थी। और इसके बाद 1:20 पर इस पूरी बिल्डिंग को सीज़ करने के बाद में आगे बढ़ा जाता है। इसको लीड करने के लिए उन सीढ़ियों पे जो इंस्पेक्टर कवि थे वो ऊपर जाते हैं। ये बताया जाता है कि इंस्पेक्टर कवि, जिनको कवर दे रहे थे इंस्पेक्टर घराल, ये लोग जब उस गेट तक बढ़े, जैसे ही ये वहाँ पे पहुँचते हैं, इन्होंने डोर पर नॉक किया है, उस दरवाजे को खटखटाया, उस फ्लैट को। अंदर से गोलियों का बर्स्ट आता है। बुरी तरह अंधाधुंध फायरिंग सामने से चालू हो चुकी थी, क्योंकि अंदर लोगों को ये पता चल चुका था कि बाहर से पुलिस ने हमें घेर लिया है। यहाँ पे जैसी फायरिंग होती है उस समय पे बताते हैं, पुलिस के पास में, मुंबई पुलिस के पास सिर्फ 6 से 7 बुलेट प्रूफ जैकेट होती थी। और जो इंस्पेक्टर घराल थे उनके पास तो जैकेट भी नहीं थी। जैसे ये गोलियां सामने से चली थी इन दोनों के ऊपर, जो बाहर दोनों पुलिस इंस्पेक्टर थे, तो एक गोली जो थी वो इंस्पेक्टर कवि के हाथ में लगी थी और दूसरी एक और गोली उनकी जैकेट में अटक गई थी। वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने थे, लेकिन जो घराल थे वो बहुत ज़्यादा, उनको एक तो वो बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहने थे, बस ये कहा जाए कि उनकी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी थी कि जो गोली थी वो उनके कंधे से आर पार गई थी, तो वहाँ से होते हुए निकली थी और उनको लगी नहीं, जबकि वो जैकेट भी नहीं पहने थे। तो यहाँ पे दोनों पुलिस वाले सलामत तो थे, लेकिन फायरिंग बुरी तरह शुरू हो चुकी थी। जैसे ही ये गोलियां चलना शुरू होती हैं, पुलिस वाले नीचे की तरफ बढ़ते हैं, वापस बाहर बिल्डिंग के। और जो गैंगस्टर्स थे, माया डोलस, दिलीप बुआ, राजू पुजारी, अशोक नतकर्णी, ये सारे के सारे बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर भागते हैं, ऊपर की तरफ भागते हैं। गैंगस्टर्स के पास यहाँ पे ऑटोमेटिक गन्स थी। इजराइल की भी एक गन थी जो कि माया डोलस इसको कैरी कर रहा था। वो इजरायली एक रिवॉल्वर से, एक पिस्टल से वहाँ से फायरिंग कर रहा था। करीबन 2 बजे तक, ये आधे घंटे के बीच में जब गोलीबारी लगातार चलती है, इस बीच में कहते हैं, बताते हैं कि एक गैंगस्टर जो था उसको मार भी दिया गया था। 2 बजे के आसपास यहाँ पे ए खान साहब आ जाते हैं, एटीएस के जो चीफ थे, आफ्ताब अहमद खान, जिन्होंने पूरा एटीएस को बनाया था, वो आते हैं। और उसके साथ में वो साथ में अपने स्पेशल रिजर्व पुलिस की जो टीम थी, एक टीम थी, उसको भी यहाँ पे ले आए थे। तो अब पूरी तरह से फोर्स आ चुकी है मुंबई में। हर जगह जो आसपास के इलाके थे उनको भनक पड़ने लगी है कि ये एक बड़ा एनकाउंटर यहाँ पे होना शुरू हो चुका है, एक बड़ा ऑपरेशन है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में फोर्स पहली बार यहाँ पे किसी एनकाउंटर के लिए देखी जा रही है। ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। खान साहब के आने के बाद में जो कॉप्स थे, जो पुलिस वाले थे, उन्होंने सेकेंड अटैक अपना शुरू किया 2:30 बजे। पहला अटैक हो चुका है और इस बीच में करीबन 3 गैंगस्टर्स को मार भी दिया गया था। तो जब अब सेकेंड फेज शुरू हुआ था इस एनकाउंटर का, तो बताया जाता है कि कुछ ही गैंगस्टर्स बचे थे। दिलीप बुआ जो था वो 3rd फ्लोर पर ऊपर चढ़ गया था और वहाँ से जाके एक खिड़की को खोल के वहाँ से अपना फायरिंग कर रहा था AK-47 से। और दूसरी चीज़ बताई जाती है कि जो माया डोलस था वो अपनी इजरायली गन से लगातार फायर कर रहा था और साथ ही साथ में पुलिस वालों को गंदी गंदी गालियाँ भी देता जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ चल रही थी। इस बीच में काफ़ी सारी और मुश्किलें भी आईं। किस तरह से आईं कि उस समय ऑपरेशन में जो कमिश्नर थे उस समय, कृष्ण मूर्ति जी, उनको जाके कंट्रोल रूम में बैठना पड़ा। वो जाके जब उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा बड़ा एक ऑपरेशन हो रहा है, जाके वो कंट्रोल रूम में बैठे एक कमिश्नर होके, और वहाँ पे उन्होंने पूरी इसकी अपडेट लगातार ली। और उन्होंने ACP क्राइम ब्रांच गोपसे जो थे उनको यहाँ पे भेजा ATS के चीफ AA खान से बात करने के लिए। उन्होंने कहा कि उनसे जाके कहिए कि हमें ज़िंदा पकड़ना है, इन्हें मारना नहीं है, एनकाउंटर नहीं करना है, इसलिए इस एनकाउंटर को रोक दो। तो एनकाउंटर रोकने की भी यहाँ से प्रयास किया गया, लेकिन खान साहब से जब कहा गया गोपसे के द्वारा कि आप इस एनकाउंटर को जो है रोक दीजिए, यहाँ पे हमें इनको ज़िंदा पकड़ना है, मारना नहीं है, तो उनका कहना था कि हम अपनी पोजीशन प्रॉपर ले चुके हैं, काफ़ी सारे गैंगस्टर्स को मार भी चुके हैं, अब हमें
रुकना नहीं है, हम इनको ख़त्म करके ही आज निकलने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ से उन्होंने मना कर दिया था उनकी बात मानने से। माया डोलस लगातार क्योंकि गालियाँ दे रहा था, दिलीप बुआ भी था। अच्छा, इस बीच में 2 और जो लोग थे, क्योंकि ये 5 तो गैंगस्टर्स थे, इसमें 2 ऐसे भी लोग थे जिसमें से एक तो था पुणे के येरवाड़ा जेल का वार्डन जो वहाँ पे मौजूद था इस बिल्डिंग में, इस फ्लैट में इन गैंगस्टर्स के साथ, और दूसरा था अनिल खूबचंदानी नाम का एक सिविलियन। बताया जाता है कि ये जो वार्डन था येरवाड़ा जेल का, वो यहाँ पे इसलिए मौजूद था क्योंकि इनके जो गैंग के लोग येरवाड़ा जेल में बंद हैं, वहाँ पे उनको क्या क्या सहूलत की चीज़ें उनकी मुहैया करानी है, क्या ले जाना है, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, इसके लिए यहाँ पे आया हुआ था माया डोलस गैंग के पास में कि ये लोग बताएंगे और ये वहाँ पे जाके उन लोगों को, इनके जो गैंग के गुर्गे वहाँ पे बंद हैं, उनको बताएगा। और दूसरा जो अनिल खूबचंदानी नाम का आदमी था, वो शख्स था जो कि ऐसा कहा जाता है कि जो कि टिप देता था सारे बिल्डर्स की माया डोलस गैंग को कि आसपास जो नया बिल्डर आ रहा है या जिसको जो कॉन्ट्रैक्ट नया मिला है, किसने कितने रुपए की बिल्डिंग बनाई है, कितना कमाया है, क्या प्रॉफिट में, तो ये सारी टिप देता था। तो ये दोनों भी यहाँ पे मौजूद थे। और आपको ये बता दें कि इस पूरे एनकाउंटर में जो 7 लोग मरे हैं इंक्लूडिंग 5 गैंगस्टर्स, इनमें जो 2 लोग जिनकी डेथ हुई सबसे पहले, वो यही दोनों थे। सबसे पहले यही दोनों इस एनकाउंटर में मारे गए थे। तो ये सारी चीज़ें लगातार चल रही थी। लेकिन इस बीच में जब एनकाउंटर आगे बढ़ा तो दिलीप बुआ के पैर में गोली लग गई थी सबसे पहले, वो अब चल नहीं पा रहा था। और उसके बाद में करीबन माया डोलस जो था वो अभी ऊपर छुपा हुआ कहीं पे था, लेकिन दिलीप बुआ के जब पैर में गोली लगी तो बताया जाता है कि 4 बजे तक उसकी तरफ से जो आखिरी गोली चली है वो 4 बजे तक चली है। उसके बाद में गोली चलना उसकी तरफ से बंद हो गया था, कोई गोली की आवाज़ उसकी तरफ से आ नहीं रही थी। दिलीप बुआ 3rd फ्लोर पर शॉट डेड ख़त्म हो चुका था, मार दिया गया था। माया डोलस को समझ आ चुका था कि अब कोई और चारा जो है वो नहीं बचा है, सिर्फ अब वही बचा है। पूरे इन सारे लोगों में जितने लोग यहाँ पे थे उसके गैंग के, सबको मार दिया गया है। तो ये बताते हैं कि अपनी ज़िंदगी की भीख मांगता हुआ माया डोलस ऊपर से नीचे दौड़कर, जो नीचे पूरा पुलिस ने क्योंकि घेराबंदी की हुई थी, स्टेयर्स से उतरता हुआ उस बिल्डिंग की जो गेट था बिल्डिंग का, वहाँ से बाहर आता है अपने दोनों हाथ ऊपर करके और कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। लेकिन उसके इतना कहते ही नीचे जितने पुलिस वाले तैनात थे, जितनी फोर्स तैनात थी, ये बताया जाता है कि उन लोगों ने उसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। और इस तरह की फायरिंग की थी कि ये बाद में कुछ लोगों ने कंफर्म किया कि जब उसकी बॉडी को रिकवर की, जो उसकी बॉडी जो वहाँ से मिली थी, तो 100 राउंड उसकी बॉडी पे लगे थे। 100 राउंड्स, 100 गोलियाँ उसको मारी गई थी, चलाई गई थी उस पर। तो ये चीज़ें सामने आती हैं। शाम के 5:15 बजे के आसपास, 5:15 तक आखिरी जो गोली थी वो इस पूरे एनकाउंटर की चली और इसके साथ में शूट आउट एट लोखंड वाला ये जो एनकाउंटर था वो ख़त्म हो चुका था। इस एनकाउंटर के बाद जो ACP खान थे, AA खान, ATS के चीफ, उन पर काफ़ी सारे एलिगेशंस भी लगे। उनके ऊपर ऐसा एलिगेशन भी लगे कि पूरा फेक एनकाउंटर था। कई बार ये चीज़ें कही गई कि इतने बड़े पैमाने पर इस एनकाउंटर को करने की ज़रूरत क्या थी, रेजिडेंशियल सोसाइटी थी, वहाँ पे लोग रहते थे, वहाँ पे ऐसा एनकाउंटर क्यों किया गया, कोई सिविलियन की और डेथ हो जाती तो क्या होता, इतना ज़्यादा राउंड्स फायर करने की ज़रूरत क्या आ पड़ी थी। तो काफ़ी सारी इंक्वायरीज़ वगैरह बैठी, उसके बाद में ये सारी चीज़ें चलती हैं। कुछ एलिगेशन ऐसे भी लगे कि ये जो पूरा एनकाउंटर है वो दाऊद इब्राहिम के कहने पर दुबई से उसने कहा इसलिए यहाँ पे किया गया है मुंबई के अंदर, उसके कहने पर उसके गैंग के इन्हीं लोगों को मारा गया है। ये चीज़ें आई। कुछ एलिगेशन, आरोप जो थे वो इस तरह के लगे कि 70 लाख रुपये उस फ्लैट के अंदर मौजूद थे, वो मिले थे उस फ्लैट के अंदर जब यहाँ पे एनकाउंटर किया गया था। इन सबको मारने के बाद में जब तलाशी ली तो वहीं 70 लाख रुपए मिले थे, लेकिन वो 70 लाख रुपए जो थे वो कहाँ चले गए, वो गायब हो गए, किसी को पता नहीं। तो ये एलिगेशन लगे कि ये पुलिस ने 70 लाख रुपए ख़त्म गायब कर दिए यहाँ पे। कई सारी चीज़ें सामने आई। इस एनकाउंटर के बाद छोटा राजन के स्टेटमेंट आगे जाके सामने आए। जब ये एक मूवी रिलीज़ हुई थी शूट आउट एट बड़ाला, तो उसके बाद छोटा राजन का भी एक स्टेटमेंट आया था कि ये जो लोग थे वो मेरे लोग थे, छोटा राजन के लोग थे और दाऊद इब्राहिम के कहने पर इनको मुंबई पुलिस ने मारा है। ये चीज़ें भी सामने आई। कुछ बातें ये भी सामने आई जिसमें कहा जाता है खुद जो AA खान थे, आफ्ताब अहमद खान, ATS चीफ, उनके द्वारा खुद कहा गया था कि जब ये एनकाउंटर चल रहा था तो उस टाइम पे जो फ़ोन था वो लगातार जो वहाँ पे नीचे फ्लैट में फ़ोन था, कंट्रोल रूम पे फ़ोन था, तो लगातार क्योंकि वो टेपिंग पे था, जो इनके गैंगस्टर्स के फ़ोन थे, तो माया डोलस के फ़ोन पे दिलीप बुआ के लिए कॉल आ रहा था छोटा राजन का, और वो लगातार ये कह रहा था माया डोलस से कि दिलीप बुआ को बचा लेना, इसको कुछ होना नहीं चाहिए, तो उसको बचाओ, इस तरह से करके वो यहाँ पे चीज़ें कह रहा था। क्योंकि ये सारे फ़ोन जो गैंगस्टर्स के थे वो टेप हो रहे थे, तो लगातार ये कंट्रोल रूम में ही सुना जा सकता था। जो पुलिस वाले थे वो भी इसको सुन सकते थे, ATS के जो लोग थे। काफ़ी सारी चीज़ें सामने आती हैं कि ये राजन के आदमी थे और जिनको दाऊद के कहने पर मारा गया है। तो ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन एट द एंड अगर आप ये देखें कि एक बहुत बड़ा एनकाउंटर देश का, जिसमें काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पर इसको किया गया और एक बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव भी था ATS बनाने का, AA खान साहब का, लेकिन इस पूरे ऑपरेशन के बाद उनको हीरो तो बना दिया गया था, लेकिन उनकी रेपुटेशन पे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा था। और ये वो एनकाउंटर था जिसको भारत के इतिहास का सबसे बड़ा एनकाउंटर माना जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो।
उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। काफ़ी दिनों से आपकी डिमांड आ रही थी कि शूट आउट एट लोखंड वाले पे माया डोलस पे एक वीडियो लाइए, क्राइम स्टोरी एक वीडियो लाइए। तो ये आज आपके लिए हम हाजिर थे लेकर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, देखिएगा और अपने कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर, राय ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको एपिसोड। और ऐसे कई सारे और एपिसोड अगर टॉपिक आपको चाहिए तो आप अपनी रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं कमेंट सेक्शन में, उनको ज़रूर लिया जाएगा, उन पर वीडियो लेके आ जाएंगे। तब तक लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।